नाज़रीन, ईरान ने मोस्ट डेंजरस एंटी शिप वेपन जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं गल्फ वाटर्स में, और इनको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से जो डिप्लॉय किया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है ईरान की जानब से। द मोस्ट डेंजरस एंटी शिप वेपन जो हैं वो यहां पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो जैसे ईरानियन इंटेलिजेंस ये कह चुकी है कि इजराइल और अमेरिका सुप्रीम लीडर को निशाना बना सकते हैं, तो अगर इस तरह की कोई फुलिशनेस की जाती है तो जाहिर है फिर कोई सीज फायर नहीं होगा, फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, फिर कोई कंट्रोल नहीं होगा, फिर एक अनकंट्रोलेबल जंग होगी जिसमें फिर एक नहीं रहना, बस इसके अलावा कोई और बात कहीं नहीं जा सकती। फिर ये नहीं है कि 10 मिसाइल जा रहे हैं या 20 जा रहे हैं, फिर ये हजारों की तादाद में और सैकड़ों की तादाद में जाएंगे, और ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक जब वो साबित होगी। उन्होंने बहुत सारी असैसिनेशंस की हैं, लेकिन ये वो असैसिनेशन होगी अगर उन्होंने ये फुलिशनेस करने की कोशिश की कि जिसका रिस्पांस बहुत ही खतरनाक होगा। तो IRGC ने ये कहा है कि जो बेरूत में असैसिनेशन हुई है इसका जवाब सिंबॉलिक नहीं होगा, सिर्फ अलामती जवाब नहीं होगा, बल्कि इसका जवाब ऐसा होगा कि इजराइल की जो सारी कैलकुलेशंस हैं वो उल्टी पड़ जाएंगी। इसके साथ लेबनान में एक और मामला सामने आ रहा है, और वो ये है कि लेबनान में जो बॉम्ब्स गिरे हैं वो अमेरिकन बॉम्ब्स हैं, और अब अमेरिका में ये खलबली है कि ये बॉम्ब जो हैं इनकी जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है ये ईरान और रशिया के हाथ लग सकती है। तो अमेरिका लेबनीज गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहा है कि ये बॉम्ब जो है उनको वापस किए जाएं। यानी आप जरा अंदाजा करिए कि अमेरिका ने बॉम्ब्स दिए इजराइल को और इजराइल ने बेरूत के ऊपर अटैक किया, और द सेम टाइम अमेरिका जब वो यहां सीज फायर का सालिस भी है, यहां पर सीज फायर की मॉनिटरिंग जैसे गजा में वो कर रहा है, लेबनान में भी मॉनिटरिंग अमेरिका कर रहा है, और साथ ही इजराइल को बॉम्ब भी दे रहा है, इंटेलिजेंस भी दे रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है, ग्रीन लाइट भी दे रहा है। तो आप अंदाजा करें कि हिजबुल्लाह को कहा जा रहा है कि इस अमेरिका और इस इजराइल के सामने हथियार डाले जाएं। तो जैसे ईरान का यही नैरेटिव है कि यूएस इज द बिगेस्ट स्पॉन्सर ऑफ द वॉर इन द रीजन, तो ये बात बिल्कुल जब साबित हो रही है। तो लेबनान गवर्नमेंट इस रियलिटी को समझने के लिए जब तैयार नहीं है, यानी इससे कोई बड़ी बात हो सकती है कि बॉम्ब्स देकर अब करेंगे उनको वापस किया जाए जो एक्सप्लोड वहां पर नहीं हुए। तो इसके साथ एक बहुत बड़ी खबर आज वैसे सामने आ रही है, और वो इतनी बड़ी रिपोर्ट है, इतनी बड़ी खबर है कि मैं आपको बता सकता हूं कि यूक्रेन की जो डिफीट है वो इमिनेंट है। यूरोप इस जंग को नहीं लड़ सकता है, यूरोप बिल्कुल इसमें शिकस्त खा गया है, और रशिया, प्यूटन और उसके इत्तेहादी जो है वो बहुत बड़े फातहीन बनकर यहां से निकल रहे हैं, ठीक है ना। और ये पूरे ग्लोबल डायनामिक्स को ये बदलने जा रही है। यूरोप बहुत बुरे तरीके से इसमें हार गया है, और अमेरिका की तो ये डिफीट है ही है। बेशक अब अमेरिका अचानक से सालिस बन जाए, लेकिन असल में तो ये अमेरिकन वॉर थी, और अब अमेरिकन इसलिए इस जंग को बंद करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने जंगें बंद करनी है, वो करना तो वेनेजुएला पर हमला करने जा रहे हैं, वो इसलिए इसको बंद करना चाहते हैं क्योंकि वो उसमें जीत नहीं सकते। तो आज खबर ये सामने आ रही है कि जर्मनी के जो सिटीज हैं, जर्मन द इंजन ऑफ द यूरोप, द बिगेस्ट इकोनॉमी, उसके जो शहर हैं, एक नहीं उनके मेजर तमाम सिटीज, वो दिवालिया होने के दहाने के ऊपर पहुंच गए, ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्टेंसी, दिवालिया होने जा रहे हैं क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है। जो डेफिसिट है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब जो है वो दिवालिया उनका निकल सकता है, इंक्लूडिंग द बर्लिन। डेफिसिट इतना ज्यादा जो बढ़ गया है, और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर सूरत हाल तब्दील नहीं होती, चीजों को नहीं बदला जाता, पॉलिसीज को नहीं बदला जाता, तो आने वाले टाइम के अंदर जर्मन विल सी द पॉवर्टी ऑन देयर डोर स्टेप। वो बरहरास्त और बाकायदा इसका मुजाहरा देखेंगे, गुर्बत अपने इर्द गिर्द देखेंगे। ये आज जर्मनी से ये रिपोर्ट जारी हुई है। और गुर्बत कैसे? क्योंकि जो सोशल सर्विसेज हैं वो फिर कट करना पड़ेंगी, द चाइल्ड केयर, द एजुकेशन, द ट्रांसपोर्ट, द यूथ क्लब्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा जब वो यहां से ये नहीं चल सकेगा, इसको वो फंड नहीं कर सकेंगे, पैसे नहीं है, तो फिर वो पॉवर्टी जो है वो बाकायदा जर्मन को नजर आई। ये आज उस जर्मनी की हालत है जो सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो ये नामुमकिन हो चुका है यूक्रेन को मजीद फंड करना, और अगर इस सब के बावजूद, यानी एक ऐसी खतरे की घंटी बज गई है, लेकिन इसको साइड पर रखते हुए सिर्फ रशिया के बुक्स में और इस रिवायती पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाता है और मजीद पैसे यूक्रेन को दिए जाते हैं, तो एक ऐसा बहरान वहां पर पैदा होने जा रहा है यूरोप में जो फिर इररिवर्सिबल होगा। अब तो ये रिवर्सिबल है, लेकिन उसके बाद तो ये इररिवर्सिबल होगा, और खुद ये गवर्नमेंट जब वो नहीं टिकने वाली है, क्योंकि लोगों का देखें, जब उनको उनके सामने देखें, सारा सोशल स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाता है ना भाई। चाइल्ड केयर है, सिर्फ आप चाइल्ड केयर को बंद कर दें, जो वेस्ट में रहते हैं उनको बड़े अच्छे अंदाज में पता है कि कैसे मेल फीमेल दोनों जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो चाइल्ड केयर की कितनी इंपॉर्टेंस है वहां पर, सिर्फ आप चाइल्ड केयर को बंद कर दें और उसका खर्चा भी आप उन फैमिलीज के ऊपर डाल दें, सिर्फ ये एक चीज करने से कितना फर्क वहां पर पड़ जाएगा। अभी न्यूयॉर्क में ये चाइल्ड केयर वाला मामला जो है, चाइल्ड केयर सेंटर जो है, ये बहुत बड़ा इशू था, और मेयर ने कहा, जोहरान ममदानी ने कहा कि वो बिल्कुल फ्री करेंगे चाइल्ड केयर सेंटर्स को, और इसके लिए बजट जो है वो बढ़ाएंगे। यानी एक सीरियस, द मोस्ट सीरियस वन ऑफ द इशू है। तो सिर्फ इसको आप तब्दील कर दें और इसका बजट भी फैमिलीज के ऊपर डाल दें, तो एक सोशल स्ट्रक्चर हिट हो जाता है।
तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक पॉवर्टी जब नजर आएगी, जब उनका लाइफस्टाइल जब वो नीचे आएगा, तो वो फिर इन गवर्नमेंट्स को कैसे देखेंगे और इन गवर्नमेंट्स को कैसे सपोर्ट करेंगे, वो तो जाहिर फिर बाहर निकलेंगे। तो ये बिल्कुल अब मेरा ख्याल है कि बहुत बुरे तरीके से यूरोप हार गया है, और अमेरिका ने चालाकी ये की है कि वो चुप करके निकल गया, और वो अचानक सीज फायर और जंगबंदी और अमन ये खेलना शुरू हो गया है, अमन अमन खेलना शुरू हो गया है। असल बात यह है कि अमेरिका ने इनसे पहले भांप लिया कि हम ये लड़ नहीं सकते हैं और हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, यूक्रेन कभी भी रशिया से जीत नहीं सकता है। और दूसरा अमेरिका ने नुकसान ये देखा कि रशिया और करीब हो रहा है बाकी मुल्कों के, जैसे ईरान है, वेनेजुएला है, चाइना है, सबसे बढ़कर चाइना, रशिया और चाइना के ताल्लुकात सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर चले गए। तारीख में कभी इतने करीबी उनके ताल्लुकात नहीं थे। तो यहां अमेरिका ने यानी समझदारी करते हुए वो चुप करके निकल गया है। ये कह रहे हैं लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन लड़ नहीं सकते। तो बहुत बड़ी रिपोर्ट की जर्मन सिटीज जो हैं वो दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचे हुए। ये हम किसी ऐरे गहरे छोटे मोटे मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं, जब जर्मनी की बात कर रहे हैं जो दुनिया की टॉप इकोनॉमी है और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ये उनके ब्रांड्स आप देखें, ठीक है ना। तो इस नहज के ऊपर पहुंच जाना ये बहुत ही गैर मामूली बात है। तो रशिया और उसके इत्तेहादी बहुत बड़े विक्टोरियस होकर सामने आ रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा वाकया मिडिल ईस्ट में हुआ है, वो हेडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। टर्की ने 3 एजेंट्स पकड़े हैं, लेकिन वो एजेंट्स किसके हैं? टर्की ये कह रहा है कि यूएई के वो एजेंट्स है। ये मामला थोड़ा सा यहां पर सीरियस हुआ है। टर्की ने एजेंट्स पकड़े हैं और टर्की ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये यूएई के एजेंट्स है। यानी इस ऐसी खबर को छुपाया भी तो जा सकता है, लेकिन टर्की ने ये खबर जारी कर दी है कि हमने यूएई के 3 एजेंट्स पकड़े हैं। टर्की सेज के 3 सस्पेक्टेड यूएई स्पाइज डिटेन्ड इन इस्तांबुल। और वो वहां पर कर क्या रहे थे, किस चीज की इंफॉर्मेशन, किस चीज की इंटेलिजेंस है वो हासिल कर रहे थे। तो जो टर्किश हाई ऑफिशियल्स हैं, हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स हैं टर्की के डिफेंस और फॉरेन अफेयर सेक्टर्स के अंदर, यानी डिफेंस ऑफिशियल्स और फॉरेन अफेयर सेक्टर के अंदर उनकी हाई प्रोफाइल शख्सियात की वो इंफॉर्मेशन जब हासिल कर रहे थे। और इन्होंने टर्किश मोबाइल फोन्स भी इस्तेमाल किए, फेक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाए और बायोग्राफिकल डाटा जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश की। टर्की अरेस्ट 3 सस्पेक्टेड एमिराती एजेंट्स। तो ये सीरियस भी हो सकता है मामला काफी ज्यादा, क्योंकि मोसाद भी यही काम कर रही है। मोसाद भी टर्की के अंदर यही इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही है और यूएई भी वही कर रहा है। तो यूएई और इजराइल के रिलेशंस भी आपके सामने हैं, और फिर दोनों सूडान में भी इन्वॉल्व हैं। यूएई चूंकि सूडान में बराह रास्त इन्वॉल्व है, पीछे इजराइल भी सपोर्ट में है, तो टर्की भी सूडान में, ठीक है ना। तो ये मामला समहाउ एक सीरियस भी हो सकता है। लेबनान में बेरूत के अंदर जो अटैक हुआ उसके अंदर 8 अमेरिकन बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए, GBU-39B। ये 8 बॉम्ब्स उसमें इस्तेमाल हुए, जिसमें से 7 जो है वो एक्सप्लोड हुए और 1 बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड नहीं हुआ। तो अब ये जो 1 बॉम्ब है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही है लेबनीज गवर्नमेंट से कि हमें फौरी तौर पर वापस किया जाए, कहीं ये ईरान और रशिया के हथे ना लग जाए, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। Americans are demanding that the Lebanese government return the unexploded GBU-39B missile from the recent attack on Beirut. The bomb जो है वो sensitive technology है इसकी, could fall into the hands of Russia or Iran. आप अंदाजा कर सकते हैं कि इससे बड़ी कोई ब्रुटैलिटी हो सकती है। यानी सारी ब्रुटैलिटी की, सारी हिपोक्रेसी की रेड लाइंस क्रॉस की गई हैं। यहां पर बम दिए हैं इजराइल को, उसने वहां पर निहत्ते लोगों के ऊपर गिराए हैं, इसमें सिविलियंस भी शहीद हुए हैं और जख्मी हुए हैं। और अब अमेरिका कह रहा है कि वो जो एक हमारा बम नहीं फटा वो हमें वापस किया जाए। यानी को हद होती है बदमाशी की, ब्रुटैलिटी की, सफाकियत की, और यहां पर इसकी कोई हद नहीं है। पहले बम दिए, वो बम चले, निहत्ते लोग वहां पर मारे गए, अब वो कह रहे हैं जो एक हमारा नहीं चला वो हमें वापस करो, ताकि वो दोबारा इजराइल के जहाजों में लोड करके तो दोबारा वहां पर गिरे और चलना चाहिए, वो एक्सप्लोड होना चाहिए, वो दोबारा यानी कि हमें वापस दो जो नहीं चला। तो ये लेबनीज गवर्नमेंट कह रही है हिजबुल्लाह को कि इस अमेरिका के सामने, इस इजराइल के सामने हथियार डाले जाएं। मुझे बताइए कि कौन सा फुलिश माइंड है, जो कौन से फुलिश लोग हैं जो हिजबुल्लाह में बैठे होंगे और वो ये पॉलिसी बनाएंगे कि इस अमेरिका के सामने, जिसमें इतनी भी रहम नहीं है, जिसमें इतना भी उसूल पसंदी नहीं है, कि वो अगर इस मामले में सालिस है तो थोड़ी सी तो सालिस बनकर दिखा दे। यानी आप जरा अमेरिका का पैटर्न तो देखिए, इजराइल को वो बॉम्ब्स देता है और उस पर इतराता है कि हमने बेहतरीन बॉम्ब्स इजराइल को दिए हैं, और ट्रंप ने कहा कि इजराइल को ये ब्रूटल वेपन्स चलाने आते हैं। क्या खूब चलाता है इजराइल ये वेपन्स। और जिसने जेनोसाइड किया, जिसने वॉर क्राइम्स किए लेबनान में, सीरिया में, वेस्ट बैंक में, और गजा में, और यमन में, और ईरान में, यहां तमाम जगहों पर इजराइल ने वॉर क्राइम्स किए हैं। तो उनको बॉम्ब्स दिए जाते हैं, वो चलते हैं, और फिर जो नहीं एक्सप्लोड होते उनको कहते हैं वापस किया जाए। यानी इस पर कोई बात नहीं है कि वहां पर सिविलियंस मारे गए हैं, इजराइल मुआहदे के खिलाफ वर्जी कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमारे बॉम्ब्स वापस करो। कोई हद है। और मतलब मुझे बताइए कि ऐसी पॉलिसीज के बाद हिजबुल्लाह कैसे मानेगी, मुझे बताइए। तो
اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ محب وطن نہیں ہے تو حزب اللہ بھی تو پھر لیبنانیز گورنمنٹ کے بارے میں یہی سوچے گی کہ جو ہمیں ایک ایسی پارٹی کے سامنے، ایک ایسی اینٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں جو لیبنان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو لیبنان کو ابھی بھی آکوپائی کیے بیٹھا ہوا ہے، جو لیبنان پر کئی مرتبہ حملے کر چکا ہے، اس وقت بھی بامز گرا رہا ہے، جو کوئی اصول اور ضابطے کو نہیں مانتا اور جس میں امریکہ مکمل طور پر حصے دار ہے، لیبنیز ریزسٹنس کیسے ٹرسٹ کر لے گی؟ تو میں بتاؤں کہ بہت جلد جو لیبنیز گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیشن میں جو ہے وہ محسوس کرے گی، کیونکہ یہ سٹانس ہے یہ چلنے والا نہیں ہے۔ لیبنیز پیپل جب بالکل لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے، ٹھیک ہے، اور پوری عرب اسٹریٹ جب ریزسٹنس کے ساتھ کھڑی ہے، اور امریکہ کی جو ہپوکریسی ہے، غزہ کے سیز فائر کا مانیٹر امریکہ ہے اور پہلے دن سے وہاں پر حملے جاری ہیں، لیبنان کا مانیٹر وہ ہے، سیریا میں بھی وہی ہے، کہتا ہے میں دمشق میں بیس دو تاکہ تمہارا جو آپس میں معاہدہ ہے اس کو ہم مانیٹر کر سکیں۔ بہرحال یہ حد ہے جو آج یہ رپورٹ سامنے آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایک بام جب ہمیں واپس کرو۔ کتنے دھڑلے سے مطلب وہ یہ بات کر رہے ہیں، ان کو اس پر کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنا بڑا یہاں پر ہپوکریسی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، نہتے لوگ مارے جا رہے ہیں، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارا ایک ایکسپلور نہیں ہوا وہ بھی واپس کرو، تو یعنی اگلی بار پھر وہ اسرائیل کو دیں اور دوبارہ وہ لوڈ ہو کر امریکن جیٹس میں آئیں اور وہ پھر دوبارہ سویلینز کے سروں کے اوپر پھوٹیں، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے۔